तो जनाब आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स, जहां पे मैं बेसिक से जीरो लेवल से आपको एडवांस तक मतलब मास्टरी लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। अब जावास्क्रिप्ट कोर्स HTML और CSS कोर्स की तुलना में डबल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं। अब इस कोर्स के अंदर इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि अगर एक बार जावास्क्रिप्ट में आपने मास्टरी कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, तो जावास्क्रिप्ट के बाद आप एक्सप्रेस.js, रिएक्ट.js, नोड.js सब कुछ पढ़ सकते हो। मतलब बैकएंड के भी तैयार कर सकते हो और रिएक्ट.js के लिए मास्टरी भी कर सकते हो। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट से ऐप कैसे बना सकते हो और भी ज़्यादा चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो ये है जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें समझ रहे होंगे। अब ये केवल जावास्क्रिप्ट का कोर्स ही नहीं चल रहा है, ये पूरा एक बैच है जिसका नाम है पिक्सल बैच। उसके अंतर्गत आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा। अब आप लोग पूछोगे भैया हमेशा की तरीके नोट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो जनाब आपको क्या करना है, पहले खुद से थोड़े थोड़े नोट्स बनाते चलना है। जो रूल्स बताऊं, लास्ट में जब जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तो एक अच्छी खासी PDF दे दूंगा, 100, 200, 300 पन्ने की खुद की हैंड रिटन लिखी हुई, मतलब खुद नोट्स बना के लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, खुद से चलते रहो, लास्ट में बढ़िया PDF मिल जाएगी। पर PDF मिलेगी कहाँ पर? वो मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इस कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बैच के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, प्लीज उसको ज्वाइन कर ले जाकर। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, कोई अपडेट होगी वो मिलेगी, लाइव आऊंगा तो उसकी पूरी नोटिफिकेशन वहां पे मिलेंगी। तो प्लीज ज्वाइन कर लें। चलिए इस जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है डे 1। ओके, तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं 1 by 1 सब टॉपिक्स को जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो जैसे अभी मैंने वीडियो में बताया कि हम लोगों ने HTML आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, HTML में आपको काफ़ी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट और 1 शॉट वीडियो तक मैंने बना रखी है। CSS में मैंने काफ़ी सारा टाइम लेके बिल्कुल परफेक्ट A to Z आपको पढ़ा रखा है। अब आई है जावास्क्रिप्ट की बारी, और मैंने बताया अभी वीडियो में कि जावास्क्रिप्ट में भैया थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मास्टरी करना है हम लोगों को। अगर ये सही से आई तो नोड.js, रिएक्ट.js और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी वीडियो में बताऊंगा वो सब इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो HTML कंप्लीट है, CSS कंप्लीट है, जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया जावास्क्रिप्ट एंड जावा दोनों अलग चीज़ होती हैं। अब ये बहुत ही छोटी सी बात है, पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब हो सकता है आप लोग ना हो, थोड़े से आप लोग को पता हो, कोडिंग के बारे में नॉलेज हो ऑलरेडी, पर जो नए लोग आते हैं, चाहे मैं हूँ, मैं भी कभी जब नया स्टार्ट किया था आज से 6-7 साल पहले, तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन लगता था कि भैया जावास्क्रिप्ट और जावा, इन दोनों में ये शब्द तो बिल्कुल सेम लगता है। तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही चीज़ होती हो, बस टॉपिक अलग है कि जावा के अंदर कोई टॉपिक होगा जिसमें स्क्रिप्ट लगा होगा। ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है और जावा एक बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। जावा के अंदर आप एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे होते हो, ठीक है, आप इसके अंदर DSA कर रहे होते हो और कुल मिला के प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। जबकि जावास्क्रिप्ट टोटली डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, चाहे किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो। भैया सही में वेबसाइट के अलावा भी और भी डेवलपमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट से? बिल्कुल होते हैं, अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट पूरा डेवलपमेंट के ऊपर है। अगर जावास्क्रिप्ट किसी को सही से आ गई तो डेवलपमेंट उसका बिल्कुल खुल चुका है रोड मैप। थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें सीखते जाओ, डेवलपमेंट करते जाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया, कब बनाया, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोर्स में अक्सर मैंने देखा लोगों को ये चीज़ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर बताना चाहिए, मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, ऐसे जनरली ऐसे क्वेश्चन करता नहीं, पर अगर बाई चांस इंटरव्यूअर का मूड आ जाए, HR का मूड आ जाए, पूछ दे कि ये लैंग्वेज कब बनी थी या इसका फर्स्ट नेम क्या था, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। भैया जो सामने शख्स दिख रहे हैं गोरे गोरे से, यही इन्होंने ही जावास्क्रिप्ट को बनाया था। इन 1995 अ प्रोग्रामर नेम्ड Brendan Eich from Netscape Communication Corporation created a scripting language in just 10 days। मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ 10 दिनों में, मतलब कितना ही दिमाग होगा इनके पास में, सिर्फ 10 दिनों में इनिशियली लैंग्वेज, मतलब शुरुआती जो लैंग्वेज थी उसको बनाया। और पहला इसका नाम क्या था जानते हो? पहला नाम था मोसा। पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता होगा, पर हाँ था, यही नाम था। कहोगे सच में भैया जावास्क्रिप्ट का ये नाम था? बिल्कुल यही नाम था। ठीक है, देन चेंज टू लाइव स्क्रिप्ट, फिर इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या रखा गया नाम भैया? लाइव स्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। बट लाइव स्क्रिप्ट भी थोड़ा थोड़ा कम जच रहा था, जावा उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट नाम रख दिया। तो कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट कब बनी, तो भैया 1995 में बनी। किसने बनाया? ब्रेंडन रीच ने बनाया। ब्रेंडन इच, आई होप मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सही किया होगा।
बाकी भैया जितने बाहर के लोग होते हैं इनका नाम ही इतना अच्छा होता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सी कॉर्पोरेशन में काम करते थे? तो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके अंतर्गत ये काम करते थे। वहाँ पे ये प्रोग्रामर थे, इन्होंने बनाया था और काफ़ी फेमस आदमी है। गूगल पे आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल होगी इनकी। ओके, तो इतनी जानकारी हम लोग के लिए बेसिक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भैया एक डिफिनेशन भी पढ़ना जरूरी। कभी कभी कॉलेज में या कहीं किसी ने पूछ दिया कि जावास्क्रिप्ट की डिफिनेशन बताओ, तो फिर तो वहाँ मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सरल डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग ने लिख रखी है, गूगल से मैंने कॉपी नहीं की है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया है। गूगल में तो एक एक पन्ने की भी डिफिनेशन मिल रही थी, पर ये थोड़ा सरल है। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू ऐड इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बिहेवियर टू वेबसाइट्स। मतलब जो हमारी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी उनके अंदर डायनामिक और इंटरेक्टिव बिहेवियर पैदा करती है, बिहेवियर डालती है। मतलब एक नॉर्मल सादी सी वेबसाइट है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देगी, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डायनामिक बना देगी। मतलब यूज़र उसके अंदर कुछ अपलोड कर सकता है, कुछ सर्च कर सकता है, इस तरीके के फीचर्स ला देगी। तो डायनामिक एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए भैया जावास्क्रिप्ट का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कोई पूछता है तो यही डिफिनेशन आप बता सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा। अब पहले क्या होता था, हिस्ट्री के क्वेश्चन में हम लोग को जैसे एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो उसमें क्या होता था कि फर्जी की चीज़ें बढ़ा बढ़ा के लिखनी होती थी। तो अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझको बढ़ा कर लिखना है, तो थोड़ी बहुत इसके फीचर्स जो आगे बताने वाला हूँ उनको ऐड कर देना, ठीक है। वैसा ये हिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं है, ना ही हमारा हिंदी का, जिसमें हम लोग एक एक पन्ने का गद्यांश और वो ऐसे वगैरह 7-7 पन्ने के लिख देते थे बना बना के, वो सब नहीं करना है, ठीक है। जितना चीज़ों को शॉर्ट रखोगे, जितना ईजी रखोगे, उतनी ही सरल होती है कोडिंग, ठीक है। अब भैया समझते हैं वाई जावास्क्रिप्ट वॉज बॉर्न। जावास्क्रिप्ट भैया क्यों बनी, क्या रीजन था जावास्क्रिप्ट बनने का? सबसे पहला कि वेब पेज बहुत ही सिंपल होते थे, अनइंटरेक्टिव होते थे, उनको इंटरेक्टिव बनाना था, इसलिए जावास्क्रिप्ट बनी, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट बनी। क्लाइंट साइड मतलब आपका कंप्यूटर, जो इस पे आप वेबसाइट खोलते हो वो क्लाइंट साइड होता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है कि एक तरीके से वेबसाइट में क्या बिहेवियर हो रहा है उसको हम लोग स्क्रिप्ट करते हैं, इसीलिए ये वर्ड दिया गया है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट बनी। तीसरा, सीमलेस इंटीग्रेशन विद HTML, मतलब HTML के साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो जाती है जावास्क्रिप्ट, और बहुत बढ़िया से हम लोग डेटा ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं, जो अभी इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब डे बाय डे बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इसको बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि ये डायनेमिक कंटेंट अपडेट वाला जो सिस्टम है, जो फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आता है। इतना अच्छा चीज़ है ये कि मैं आपको कैसे, देखो ये एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें आप क्रिकेट का, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, क्रिकेट का स्कोर दिखाते हो, ठीक है, कि भैया अभी कितने रन बने, कितने विकेट बने, वो भी लाइव दिखाना होता है। अब उधर भैया धोनी सर ने एक छक्का मारा, ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट, और यहाँ पे 6 रन आपको दिखाने। तो अब ये लाइव कैसे आपकी वेबसाइट पे बदलेगा, मतलब 6 है, फिर थोड़ी देर बाद 7 हो जाएगा, फिर हो सकता है 10 रन हो जाए, फिर हो सकता है 20 रन हो जाए। तो आपको लाइव ऐसे अपडेट दिखानी पड़ेगी। तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही है, नहीं तो यूज़र क्या करेगा, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे बार बार रिफ्रेश करेगा तो भैया हो गया, बार बार रिफ्रेश कितना करेगा, यह वेबसाइट पूरी पूरी रिलोड करो, ठीक है, वापस से ओपन क्लोज करके ओपन करो, तो ये चीज़ बहुत ही गड़बड़ मैटर है। आपको लाइव कोई चीज़ अपने वेब पेज में अपडेट करानी है तो वो जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी देती है। कौन देती है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये सब हम लोग पढ़ चुके होंगे, टेंशन न लो, सब चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो लाइव अपडेट का जो कंटेंट अपडेट का सिस्टम है वो जावास्क्रिप्ट देती है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप फोकस करिए, आपको मजा आ जाएगा ये जो बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बार जावास्क्रिप्ट सीख ली तो क्या क्या कर सकते हो, कितनी पावर आपके हाथ में होगी ये समझो। क्लाइंट साइड के लिए जो वेबसाइट बना रहे हो आपका फ्रंट एंड, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होता है jQuery, वो भी पढ़ोगे, वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद React.js पढ़ाऊंगा, उसके रूप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट आ गई तो ये तीनों चीज आप सीख लोगे, थोड़ा थोड़ा सा बस ध्यान देना, तीनों सेम ही है। मतलब थोड़ा देखो, React.js क्या है, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है, jQuery भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर जावास्क्रिप्ट सीख लिए तो ये सब भी आपको एक तरीके से आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बैकएंड के लिए, मान लो सर्वर साइड के लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट काम आ जाएगी। Node.js प्लस Express.js दोनों का आप यूज करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, बैकएंड तैयार कर सकते हो। Node.js एंड Express.js जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है। तो दो काम हो गए, एक आपका फ्रंट एंड का हो गया, एक बैक एंड का हो गया, ठीक है। अब भैया बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोबाइल ऐप बनाने हैं,
और मोबाइल ऐप के लिए क्या सीखनी होती है, जावा या कॉटलिन। ठीक है, मैंने खुद बताया है कि जावा या कॉटलिन आपको सीखनी होगी, बट ऐसा नहीं है। जावा और कॉटलिन के अलावा आजकल आपका आ गया है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में क्या है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकते हो, मतलब वो एंड्रॉयड पे भी चलेंगे और iOS पे भी चलेंगे। ठीक है, तो अपना अपना सिस्टम होता है, या तो आप जावा या कॉटलिन से बनाओ या फिर आप यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके बनाओ। और रिएक्ट नेटिव किससे मिलके बनी है, जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट अगर अच्छे से सीख ली तो हमको लगता है कि 1 या 2 महीने में रिएक्ट नेटिव आप प्रोफेशनल बिल्कुल सही से सीख जाओगे। काफ़ी सारे टॉपिक, मतलब ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ही सीख जाओ, पर सीख जाओगे, ऐप बना लोगे। ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके। तो लो भैया, वेबसाइट भी बन रही है, फ्रंट एंड बैक एंड, ऐप भी बन रहा है। अब क्या बचा, कुछ बचा? हाँ, एक चीज़, सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग कंप्यूटर में विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस के अंदर चलाते हैं। तो भैया आपका जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। भैया मजाक कर रहे हो? प्रूफ दिखा दूँ आपको, मानोगे मेरी बात? मैं दिखाता हूँ आपको। एक आपकी फ्रेमवर्क आती है इलेक्ट्रॉन जीएस, ठीक है, इसको यूज़ करके जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एक आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जो जावास्क्रिप्ट की मदद से बना है। आप देख के कहोगे नहीं भैया आप मजाक करते हो, झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है विजुअल स्टूडियो कोड। और ये क्या करता है, ये आपकी कोडिंग करने में मदद करता है। इस पर आप खोलते हो और इस पर कोई भी लैंग्वेज कोड कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा विजुअल स्टूडियो कोड, इसके सारे फीचर्स आपकी जावास्क्रिप्ट से बने हैं। जावास्क्रिप्ट HTML CSS से बने हैं। किसी को विश्वास हो रहा है, किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों मिलाकर इलेक्ट्रॉन जीएस की मदद से ये बनाई गई है। ठीक है, और इसका मैं सबसे बढ़िया, मैं गूगल की वजह आपको चैट GPT से पूछवाता हूँ। ठीक है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, मैं बोल सकता हूँ। मान लो कह दो भैया आप झूठ बोल रहे हो, क्या भरोसा, तो मैं आपको चैट GPT से पूछवाता हूँ। भैया खुल जाओ, और ये खुल गया। मैं पूछूंगा VS कोड, आपकी बहुत ही सिंपल, मैं कोई भी यहाँ पे इंग्लिश में भी नहीं लिखूंगा, चलो हिंदी में पूछूंगा। VS कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है? ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना यहाँ पे डाल के इसको दबाऊंगा एंटर। अब ये मुझे बताएगा। विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। पढ़ो भैया, ये इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क पर बना हुआ है, जिसे जावास्क्रिप्ट HTML और CSS से लिखा गया है। समझो, इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क द्वारा बनाया गया है, पर बना किससे? इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। अब कुछ लोगों को HTML CSS तो मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, तो क्या हुआ, 50% पार्ट कंप्लीट, 50% और जावास्क्रिप्ट सीख लो, बनाओ ना नया विजुअल स्टूडियो कोड अपने लिए। क्या दिक्कत है? अगर ये लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर दम नहीं है? ऐसा काहे सोचते हो कि अगर मान लो कोई इंसान या कभी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया तो आप नहीं बना सकते हो? यही तो इंसान की मूर्खियत होती है। इंसान इतना डरता क्यों है बड़ा सोचने में? ठीक है, तो आज आपको इसकी सच्चाई पता चली होगी कि जावास्क्रिप्ट में कितनी पावर होती है। आप एक बार जावास्क्रिप्ट मास्टरी कर लो, सच बता रहा हूँ, सब बना सकते हो। हर चीज़ का एक आपके पास ऑप्शन है। सोचो विजुअल स्टूडियो कोड कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, कितनी वेबसाइट्स इन्होंने बनाई है, कितना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और बना किससे भैया? इलेक्ट्रॉन जीएस, जो कि जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो समझ में आया? इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है बस उसको लास्ट तक कंप्लीट कर डालो, उसके बाद ये सारे आपके लिए डोमेन खुल जाएंगे। अब आते हैं आगे एक पॉइंट पे। अब कहीं पे भी आप जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी पढ़े होगे, जिसने आपको सीरियसली थोड़ा सा भी पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, आज आप पढ़ने जा रहे हो, तो अगर कहीं थोड़ा भी रिसर्च किया तो आपको 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि भैया आपने सुना होगा ES6 होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ES7, ES8, ये सब क्या होता है? और एक नाम आपको सामने निकल के आता है इक्मा स्क्रिप्ट। भैया ये इक्मा स्क्रिप्ट क्या है, इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है। अब कहीं कोई कोर्स, कुछ कोर्सों में बताया जाता है, कुछ कोर्स में नहीं बताया जाता है। जो कोर्स ऊपर से पढ़ाए जा रहे हो कि बेसिक समझाना बच्चे को, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। बट अगर जॉब एंड प्लेसमेंट के देखते हुए अगर आप पढ़ा रहे हो, कंप्लीट चीज़ पढ़ा रहे हो, तो ये दोनों क्वेश्चंस को सही से समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरव्यूअर ने या एचआर ने पूछ दिया कि भैया ES5, ठीक है, एंड ES6 में क्या डिफरेंस, दोनों के टाइमिंग में क्या डिफरेंस है, क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड किए गए थे, ठीक है, तो आप क्या बताओगे?
या वो पूछ दे कि इक्मा स्क्रिप्ट क्या है, क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का क्या नाम है, क्या बताओगे? नहीं पता, मैं बताऊंगा ना, आप थोड़ी बताओगे। अगर कहीं मान लो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने नहीं बताया तो आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज इक्मा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया तो 1 इसी से रिलेटेड है, वो भी आ जाएगा। 2 में चलते हैं। सबसे पहले एक कंपनी बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो जिसका नाम है इक्मा इंटरनेशनल। इनकी वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो। इक्मा इंटरनेशनल एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये करती क्या है, देखो लिखा है यहाँ पर, कहाँ जा रहे हो भैया, इधर रहो। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये एक स्टैंडर्ड बनाती हैं स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए। स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाती है। कौन बनाती है? इक्मा इंटरनेशनल, ठीक है। अब थोड़ा सा 1-2% समझ में आया होगा, अब और बताता हूँ। नीचे लाइन पहले ना पढ़ लेना, मैं समझा रहा हूँ, पढ़ो अब। इक्मा इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बनाता है। इक्मा इंटरनेशनल कौन है? एक कंपनी मान लो या एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, वो एक स्टैंडर्ड बनाता है। वो स्टैंडर्ड क्या करता है? स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसे फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट बनाई जाती है। समझ में आया? आप ये समझो कि इक्मा इंटरनेशनल एक आपको डायरी दे रहा है, ठीक है। डायरी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। और इस डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ रूल्स लिखे हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं, ठीक है। क्या लिखी? गाइडलाइंस लिखी हैं, कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, बेसिक। उनको पढ़कर हम लोग पहले उनको रीड करते हैं, उनको समझते हैं, देन हम लोग जावास्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बनाते हैं या फिर उनमें बदलाव करते हैं। तो हर साल कुछ समय में ये स्टैंडर्ड कौन देता है? इक्मा इंटरनेशनल लॉन्च करता है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव भी करेगा, कुछ नई चीज़ें ऐड भी करेगा, कुछ चीज़ें आपके हटाएगा भी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं उन स्टैंडर्ड में और उनको लॉन्च किया जाता है। फिर उन्हीं चीज़ों को देखकर जावास्क्रिप्ट में बदलाव किए जाते हैं। तो हम लोग सीधे ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो हम लोग बोल रहे हैं, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भैया इक्मा 262, ठीक है। इक्मा 262 एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड है जो मान लो डायरी है, डायरी एक किताब है जिसके अंदर कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको देखकर हम लोग जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज बनाते हैं। हम लोग का मतलब हम लोग नहीं, जो बनाते हैं, जो गूगल के अंदर बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठे हैं, जो अभी मैं आगे सब क्लियर कर दूंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़ो, दिस इज अ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय इक्मा इंटरनेशनल कंपनी, है ना। इट कंटेन्स द स्पेसिफिकेशन फॉर अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यह एक स्टैंडर्ड है जो कि पब्लिश किया गया है इक्मा इंटरनेशनल द्वारा। यह कंटेन करता है, मतलब रखता है, द स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशन मतलब रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं उनको बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस रखता है ये स्टैंडर्ड, जिसका नाम है इक्मा 262, जिसको इक्मा इंटरनेशनल ने बनाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज इक्मा स्क्रिप्टिंग, या स्क्रिप्टिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इक्मा स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट होगा, इंग नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट इज इक्मा स्क्रिप्ट, तो आप इसको बता सकते हो द स्पेसिफिकेशन डिफाइंड इन इक्मा 262। कुछ स्पेसिफिकेशन जो डिफाइन की गई हैं इक्मा 262 नाम के स्टैंडर्ड में, ठीक है, स्टैंडर्ड में, फॉर क्रिएटिंग जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कुछ स्पेसिफिकेशन जो डिफाइन की गई हैं इक्मा 262 नामक स्टैंडर्ड में, जिसके द्वारा जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका मेन्यू समझ लो। जो बहुत से लोग जिनको खाना बनाना नहीं आता है उनके पास छोटी छोटी बुक होती हैं, उसमें लिखा होता है कैसे खाना बनाया जाता है, वो बुक की तरीके है। वो बुक को पढ़कर, उस बुक को देखकर हम लोग जावास्क्रिप्ट को बनाते हैं, जो मतलब बनाते हैं वो लोग, और उसमें समझते हैं कि क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी ऐड करनी है, क्या नए मेथड्स ऐड करने हैं, और क्या पहले वालों में सुधार करना है, ठीक है। ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे 2 मैंने डिफरेंस लिख रखे हैं। बाय लर्निंग द इक्मा स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन यू लर्न हाउ टू क्रिएट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आप इक्मा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो आप जानोगे कि हाउ टू क्रिएट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बनती है। दूसरा, बाय रीडिंग द जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो
तो यू लर्न हाउ टू यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फर्क है दोनों में, देखना। इसमें है कि क्रिएट कैसे करते हैं कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसमें क्या है कि यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग कौन सी पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। हम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़नी है एंड उसका यूज केस देखना है। ये इक्मा स्क्रिप्ट कौन पढ़ेगा, जो जावास्क्रिप्ट के इंजन को बनाता है, जावास्क्रिप्ट में नए नए मेथड सेट करता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दुनियादारी। ठीक है, मैं इनके बारे में भी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने जैसे कहा कि आप ये स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूँ, इक्मा 262, कौन से स्टैंडर्ड, इक्मा 262, इसको आप पढ़ सकते हो। ये अवेलेबल है, कोई ये ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है सिर्फ कंपनीज के पास है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फटाफट से आते हैं, इसको खोलते हैं ब्राउज़र को, देन हम लोग ये वेबसाइट पे आते हैं। इसका नाम है, देखो, इक्मा इंटरनेशनल की वेबसाइट है। आप सर्च कर लो इक्मा इंटरनेशनल, या फिर इक्मा 262 लिख के गूगल पे सर्च करो, ये वेबसाइट पे आपको नंबर 1 पे मिल जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको ये सारी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। इनमें से कोई सी भी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इक्मा स्क्रिप्ट के जो स्टैंडर्ड है उसके दूसरे वर्जन हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैंने इनमें से एक डाउनलोड कर रखा है, ये देखो स्टैंडर्ड है। कुछ इस तरीके की इसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिसको देखकर हम लोग कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। हम लोग नहीं, जो लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट को, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं आपको और मिलती हैं देखने को, पुरानी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो अलग अलग वर्जन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आती हैं, कैसे कैसे आती हैं, वो सब हम लोग समझ रहे होंगे। तो एक तरीके से आपका फार्मूला टाइप की एक PDF है, जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है। तो 256 या 266 पेजेस की है ये। ठीक है, तो ये आपकी PDF हो गई। अब हम लोग फिर से आते हैं अपने स्लाइड्स पे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझने वाले हैं कि भैया आपने यहाँ तक बता दिया डिफरेंस तक, अब ये बताओ कि ये ES6, ES7, ES8 क्या होता है। तो सिंपल सा, मैंने जैसे यहाँ लिखा ES6, तो ES6 का मतलब समझो कि इक्मा स्क्रिप्ट 6। ठीक है, ES6 का मतलब है इक्मा स्क्रिप्ट 6। अब जब स्टार्ट हुआ था तो 1 से हुआ होगा, इक्मा स्क्रिप्ट का जो पहला स्टैंडर्ड बना होगा वो 1 से बना होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जो छठा एडिशन है, जैसे आपकी कॉमिक बुक के नए नए एडिशन आते रहते हैं, जैसे आपकी मूवीज़ के एडिशन आते रहते हैं, जैसे आपके ऐप के नए नए वर्जन आते रहते हैं, वैसे ही इक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड के भी एडिशन आते रहते हैं। तो अगर कहीं ES6 लिखा है तो आप समझ जाओ ES6 का मतलब होता है इक्मा स्क्रिप्ट 6। ठीक है, मतलब छठा एडिशन। इसको बहुत से लोग ES 2015 भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2015 में आया था। बहुत से लोग पूरा नाम लेते हैं इक्मा स्क्रिप्ट 2015, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 4 नाम है। अगर आप वैसे जनरली क्या बोला जाएगा, ES6 ही लोग बोलते हैं। कुछ लोग इक्मा स्क्रिप्ट 6 बोलते हैं, कुछ लोग ES 2015 बोल सकते हैं, कुछ लोग इक्मा स्क्रिप्ट 2015 बोल सकते हैं। बट अगर कहीं पे भी ES6, ES7, ES8 लिखा है तो समझ जाओ कि जो इक्मा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है इक्मा 262, इसका छठा एडिशन, 7वां एडिशन, 8वां एडिशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़, इसके एडिशन कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन से सन में आए हैं, और क्या क्या चीज़ें नई आई हैं उनके साथ में। ओके, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं मिनिमाइज करता हूँ, चलता हूँ ब्राउज़र पे। यहाँ खोल लिया ब्राउज़र, मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी है W3 स्कूल की। ठीक है, यहाँ पर अब स्टार्टिंग से आओ, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसकी स्क्रीन साइज को छोटा करता हूँ। ठीक है, इतना कर लेता हूँ, इतना ठीक है। अब सबसे पहला वर्जन आया था 1997 में, 1997 में ES1। ठीक है, इसमें क्या था, फर्स्ट एडिशन था इक्मा स्क्रिप्ट का। ठीक है, फिर दूसरा वर्जन आया 1998 में। ठीक है, 1 साल बाद, जिसका ES2 हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या था, एडिटोरियल चेंजेस किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे। फिर 1999 में आया ES3 वर्जन। इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, ऐड स्विचेस, जैसे स्विच आपने पढ़ा है, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप पढ़ा है मैंने, सी आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने सी में पढ़ाया था। जो बच्चों पढ़ा हो उनके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो। स्विच क्या होता है, इफ एल्स के तरीके होते हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन न लो। अगर मैंने कहीं गलती से कह दिया कि आपने पढ़ा है तो दिल पे मत ले जाना, हम लोग की आदत होती है ऐसे बोल देने की। ठीक है, वो हम लोग सब पढ़ाएंगे। डू वाइल लूप वगैरह जो होते हैं ये सब ऐड किए गए थे। फिर हम लोग का इक्मा स्क्रिप्ट ES4
था जो वो रिलीज नहीं किया गया। क्यों नहीं रिलीज किया गया? जो 4th एडिशन था उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ रही थी, बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉल्ट थी, तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया मैटर कि वो रिलीज ही नहीं हुआ कभी। ठीक है, तो वो नेवर रिलीज लिखा गया है। ओके, अब उसके बाद आया इक्मा स्क्रिप्ट 5 2009 में, ES5। उसके अंदर क्या है, स्ट्रिक्ट मोड ऐड हुआ, जेसन का सपोर्ट आया, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम नाम का मेथड होता है वो आया, एरे मेथड आया, ठीक है, इटरेशन वाला सिस्टम आया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आई। किसमें? इक्मा स्क्रिप्ट 5 में। अब जो इक्मा स्क्रिप्ट 5 था इसका इतना बढ़िया इतिहास है कि लगातार 6 साल तक इसको यूज किया गया। सारे ब्राउजर्स, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर उस टाइम पे चलता था, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी सब सपोर्ट कर रहे थे। तो इक्मा स्क्रिप्ट सबसे सक्सेसफुल वर्जन था उस समय तक, ठीक है, और इसको लगातार 5 से 6 साल तक यूज किया गया और इतने सारे उसमें काफी फंक्शनैलिटीज थी। तो आप मान सकते हो कि मेन आपका ये था। उसके बाद में 2009 के बाद, मतलब 5-6 साल बाद आप, तो उसके बाद इक्मा स्क्रिप्ट आपका 2015 में 6ठा एडिशन आया। 6ठा एडिशन में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई, लेट एंड कॉन्स्ट, जिनको हम लोग वेरिएबल्स बनाने में यूज करते हैं। उसके पहले सिर्फ वॉर एक कीवर्ड था जिसका हम लोग यूज करते थे। अब क्या है, हम लोग लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं जो हम लोग की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद में डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर वैल्यूज ऐड हुई, आपके कुछ और मेथड से ऐड हुए, ठीक है, फाइंड इंडेक्स एक मेथड होता है जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऐड हुआ। किसमें? इक्मा स्क्रिप्ट 2015 का 6ठा एडिशन जो आया था। अब ये एडिशन इतना सही था, मतलब आपका 5वां एडिशन के बाद कम से कम 5-6 साल बाद ये आया, तो बिल्कुल परफेक्ट चीज आई, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या कि हम लोग उसको ईयर वाइज देखने लगे। फिर ये नहीं देख रहे थे ES6 ES7 ऐसा ना देख के, हम लोग क्या करते हैं उसको ईयर वाइज देख रहे थे। या तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि उसके बाद ES7 भी आया, ES8 भी आया, ES9 भी आया, पर हम लोग इतना ना देख के हम लोग इस तरीके देखते हैं कि फिर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस ऐड होती जा रही थी, कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रिंग्स के तरीके ऐड हो रहे थे। फिर इक्मा स्क्रिप्ट 2016 आया, फिर 2017 आया, 2018 भी आया, इस तरीके 2019, 20 और अभी 22 तक आया है। इन्होंने ऐड नहीं किया, 22 तक आया है। तो इस तरीके से चीजें ऐड हो रही थी, ओके, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि क्या क्या मेथड्स ऐड किए गए हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो और यहाँ पे क्या था कि अगर आप जानना चाहें कि कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ES5 जो 2009 में था उसको क्रोम का 23वां वर्जन, फायरफॉक्स का 21वां वर्जन, आपका एज का 10वां वर्जन, सफारी का 6ठा और ओपेरा का 15 वर्जन सपोर्ट करता था। यहाँ पे उनकी डेट भी लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हो। फिर ES6 को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन कौन सा वर्जन क्रोम का सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम का 50-51 नंबर का वर्जन यूज करता, मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। 51 जो नंबर का वर्जन का क्रोम है वो सपोर्ट करता है। बट अगर आप 50 या उससे नीचे में जाएंगे तो वो ES6 को नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि ES6 का सपोर्ट आया है मई 2016, ठीक है, 51 वर्जन के आसपास। इस तरीके आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही आप किसी भी वर्जन का, ठीक है, ES6 का, ES5 का निकाल सकते हो पूरा। अगर देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरी डिटेल दी गई है। अब जैसे मैंने ES6 को खोल लिया तो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी चीजें नई नई ऐड हुई हैं, और इन सारी चीजों को ये दिखाया गया कि कब कब ये ब्राउजर सपोर्ट करने लगे थे, कब से ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2017 से इक्मा स्क्रिप्ट 6 को यहाँ पे क्रोम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें नई ऐड हुई थी, जैसे मैंने बताया कि लेट कीवर्ड ऐड हुआ, कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड हुआ, उनका प्रैक्टिकल भी दिखाया गया है इस वेबसाइट में। देखो कितनी अच्छी बात है। लेट का कैसे यूज है, ठीक है, फिर कॉन्स्ट का कैसे यूज है, फिर उसके बाद जो जो चीजें ऐड होती गई हैं वो सब दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो कैसे यूज ऐड हुआ है, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप मतलब, ठीक है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। बट इनको आप समझने के लिए देख सकते हो, जबकि मैं इनको खुद आपको कोर्स के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको ये समझ में आया दोस्तों कि यहाँ पे इस तरीके से नए नए वर्जन आते गए। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कोई चीज पढ़ाई, अगर आप उसी से रिलेटेड कुछ समझना चाहते हो या कुछ प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो, तो 2 वेबसाइट हैं। एक आपका W3 स्कूल की वेबसाइट है, इस पर आओगे, इस पर आने के बाद जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल सर्च कर लेना, आप आ जाओगे इसी पेज पे। यहाँ से जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरी चीजें देखो, सारे टॉपिक्स लेफ्ट साइड में। सबसे पहले होम, ठीक है, होम पे हम लोग आते हैं, और होम पे आने के बाद में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का 1 बाई 1 आपको एग्जांपल मिलता जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट ये मिलता जाएगा, ठीक है, कैसे ऐड करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे इस तरीके से एक देखो इन्होंने प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंटेक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, आपके ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, ये देखो सब कितने अच्छे से समझाया गया है। चाहे तो आप समझ सकते हैं वीडियो देखने के बाद, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब टॉपिक समझा रहा हूँ। एक दूसरी वेबसाइट है सेम इसी तरीके है, पर इससे आप सोच सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, जिसका नाम है MDN। MDN क्या है कि एक तरीके से डेवलपर्स जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजीज में, बड़ी बड़ी कंपनी में, उन्होंने मिलकर बनाया है। ये एक रिसोर्स है जो कि एक डेवलपर ने दूसरे डेवलपर को गिफ्ट कर रखा है, इतना मान के चलो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप सब चीज़ें पढ़ सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से थीम का भी चेंजमेंट कर सकते हो। मान लो डार्क थीम पे आपको पढ़ने का शौक है तो डार्क थीम लगा लो, ठीक है। CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए सारे टॉपिक्स हैं। देखो जैसे मैंने करा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, इस पे मैं गया तो इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या जावास्क्रिप्ट होती है, इसमें पूरी डिफिनेशन दी गई है। बट यही है कि ये वेबसाइट में आपको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझाए गए हैं, या फिर थोड़ा सा हार्ड डिफिनेशन दी जाती है, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छे से समझ लें, नहीं तो मैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया जब छठा एडिशन के बाद 7वां 8वां 9वां तक आ चुका है, 10वां एडिशन आ चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग मान लो 9वां एडिशन या 10वां एडिशन क्यों यूज़ नहीं करते हैं, लेटेस्ट बिल्कुल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखो प्रोग्रामिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग सबसे लेटेस्ट चीज़ को यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और मतलब बचना चाहिए सबसे लेटेस्ट चीज़ यूज़ करने में। क्यों भैया, देखो अब इकमा इंटरनेशनल ने क्या किया कि अपना एडिशन ले आया, मान लो एग्जांपल के लिए सबसे लेटेस्ट 9वां एडिशन ले आया, ठीक है, ES9 ले आया। अब ये ES9 क्या करेगा कि जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक मान लो गूगल है, गूगल क्रोम किसका है, क्रोम ब्राउजर है गूगल का, तो क्रोम क्या करेगा, ES9 की जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी इनका स्टैंडर्ड है उसको पढ़ेगा, फिर देखेगा इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर उसके बाद में वो अपने क्रोम के इंजन के अंदर, ठीक है, उस चीज को अपडेट करेगा। और क्रोम का इंजन क्या होता है, हर ब्राउजर का एक अपना इंजन होता है। जैसे यहाँ पे क्रोम का इंजन है V8, यहाँ पर फायरफॉक्स का इंजन है स्पाइडर मंकी, इसी तरीके से बहुत सभी ब्राउजर के अपने अपने इंजन होते हैं, ठीक है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जब था, एज ब्राउजर जब पहले वाला था, तो वो चक्रा नाम का यूज करता था, ठीक है, इंजन। अब ये भी V8 यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो मान लो क्रोम का जो V8 इंजन है ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट को रन करने में मदद करता है। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे अदर लैंग्वेज में आपको रन करने के लिए कंपाइलर डाउनलोड करना होता है। VS कोड पे तो आप कोड सिर्फ लिखते हो, ठीक है, पर रन करने के लिए कंपाइलर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे C लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज को आपको चलाना है तो आपको क्या करना होगा, MinGW नाम का एक कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। अगर किसी ने मेरा कोर्स देखा हो C वाला तो उसमें मैंने डाउनलोड करके दिखाया है। जावा के लिए JDK, पाइथन के लिए पाइचाम, इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। पाइचाम नहीं, पाइथन ही डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें कंपाइलर पे चलती हैं। बट जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो क्या है, वो ब्राउजर पे चलती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो ब्राउजर पर रन होती है। और ब्राउजर पे भैया कैसे रन होगी, उसके अंदर कुछ तो लगा होगा, तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक इंजन लगा होता है, ठीक है। उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए इंजन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोम का वो इंजन है V8 नाम से, तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है एक तरीके से। अगर ये इंजन नहीं होगा ब्राउजर के अंदर तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे नहीं चलेगी। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। तो इसी तरीके से अगर मान लो इकमा इंटरनेशनल ने कोई भी चीज लॉन्च की और अभी गूगल ने उसको अपने ब्राउजर पे अपडेट नहीं किया है तो आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर मान लो अपडेट कर भी दिया, एग्जांपल के तौर पे मान लो अपडेट कर दिया और क्रोम ने अपने 10वें नंबर के वर्जन पे अपडेट करके नया ब्राउजर निकाल दिया और आपने उसी की तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके वेबसाइट बना ली, पर क्या आप ये कह सकते हो कि आपके यूजर ने अपने ब्राउजर को अपडेट रखा होगा? सभी यूजर इतने होशियार नहीं होते हैं, मतलब वेबसाइट तो सब यूज करते हैं, पर कोई हर इंसान जरूरी नहीं कि अप टू डेट ब्राउजर यूज कर रहा हो सकता हो 3 साल, साल भर, 2 साल पुराना ब्राउजर यूज कर रहा हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इतनी जल्दी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चीज़ कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने ब्राउजर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो आपने कोई वेबसाइट बना ली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, वो क्रोम तो सपोर्ट कर रहा है पर फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कोई इंसान फायरफॉक्स यूज करता हो, वो क्रोम यूज ही न करता हो, कोई इंसान एज को यूज कर रहा हो,
एज सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो हम लोग एडिशन यूज करते हैं जो सभी सपोर्ट कर रहे हो, चाहे फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, क्रोम, एज सब सपोर्ट कर रहे हो। तो ES6 का जो लेटेस्ट है एडिशन वो सभी यूज करते हैं और सभी अभी ES6 ही पढ़ रहे हैं। हम लोग और भी लेटेस्ट सब चीजें पढ़ेंगे। आपको जो कोर्स मिल रहा है आपको आंख बंद करके भरोसा रखना है कि ये आपको बिल्कुल अपडेटेड कोर्स कंपनी प्लेसमेंट के देखते हुए बनाया जा रहा है और कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि क्या पढ़ा दिया, काम नहीं आ रहा है, चीजें चल नहीं रही, सब चल रही हैं, ठीक है। तो ये समझो कि लेटेस्ट बिल्कुल, जैसे कि आप मान लो ES का 11वां या 12वां वर्जन यूज करने लगे, तो वो तो हो सकता है कि अभी सही से एग्जीक्यूटिव ना हो सभी ब्राउजर पे, सभी ब्राउजर उसको सपोर्ट ना कर रहे हो। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज नहीं की जाती हैं। थोड़ा सा पीछे मान लो 6वां वर्जन हो गया, 7वां वर्जन हो गया, इस तरीके हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप बस इतना समझो कि आपको अपने पर डे का 4 आवर निकाल के लेक्चर्स को देखना है। और आज आपने क्या सीखा कि व्हाट इज इकमा स्क्रिप्ट, ठीक है, इकमा स्क्रिप्ट एंड ये ES6, ES5 ये सब क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट का कहाँ पर यूज है, यूज केस आज के समय में कहाँ पर है, जावास्क्रिप्ट बॉर्न क्यों हुई थी, किन कारणों से जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था ये जाना, जावास्क्रिप्ट को कब बनाया गया था वो आपने जाना, जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया था वो आपने जाना। ये सारी चीजें आज आपने इस वीडियो में जानी है। तो ये क्या था, ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आज हम लोग ने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिया है। कल से हम लोग जावास्क्रिप्ट की सभी चीजों को 1 बाय 1 समझ रहे होंगे। बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग और एंड तक मास्टरी तक चलने वाले हैं। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज जाते जाते वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक नीचे दे रखा है वो आप क्लिक करके उसको ज्वाइन करना ना भूलें। सारी अपडेट्स, नोट्स लाइव अगर आऊंगा तो वहीं पे अपडेट मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूं। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके इसको सपोर्ट करें और लोगों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।